शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम मैप वाले हिस्से के साथ में। आज मैप के अंतर्गत हम देखने वाले हैं बालियरिक आइसलैंड्स के बारे में। बालियरिक आइसलैंड का क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। इसी के चलते चलते हमने इस मैप को आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया था आज से काफ़ी टाइम पहले पूछा गया था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे आइसलैंड हैं जो कि चर्चा में रहते हैं, वो ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ चर्चित जगहें जैसे कि मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कौन कौन से देशों को टच करता है, ये तो नॉर्मली एक क्वेश्चन बनता ही है। इसके अलावा यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप हमको देखने को मिलते हैं, द्वीप समूह हमको देखने को मिलते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा भी गया है। ये जो बाली आरिक द्वीप समूह है, ये भूमध्य सागर के पश्चिम में स्थित हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन के किस तरफ में पड़ते हैं, ये पश्चिम वाली डायरेक्शन में पड़ते हैं। इस द्वीप समूह के प्रमुख द्वीप हो जाते हैं इब्रिजा, मेलोरिका और मेनोरिका हैं। इस पर स्पेन का अधिकार है और इसमें कुल मिलाकर के 5 द्वीप शामिल हैं जो यूरोप के प्रमुख पर्यटक स्थल माने जाते हैं, और इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट है और इसीलिए सन 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये जो आर्कीपियोलॉजी हम देख रहे हैं, ये ऑटोनोमस कम्युनिटी यहाँ पर निवास करती है और ये स्पेन का एक प्रोविंस माना जाता है। इसकी कैपिटल है पलामा, लेकिन कंट्रोल कौन करता है, स्पेन करता है। फिर 2007 की यदि हम बात करें, स्टैच्यू ऑफ द ऑटोनोमी डेजिग्नेट द बालियारिक्स आइलैंड एज वन ऑफ द नेशनलिटीज ऑफ स्पेन। यदि हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें बालियारिक सी आइलैंड्स की, वो हैं कैटालन एंड स्पेनिश। कैटेलन एंड स्पेनिश 2 लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती हैं। इसके जो है 4 लार्जेस्ट आइलैंड हैं, मेलोरका, मेनोरका, इसके अलावा इब्जा एंड फॉर्मेंटेरा। इसके ये देखिए, एक फॉर्मेंटेरा है, इब्जा है और है मेलोरका, और ये है केबोरिका और मोनेरका। ये इसके प्रमुख आइलैंड माने जाते हैं और सारे के सारे कहाँ पर आते हैं, मेडिटेरेनियन सी, जिसको हम भूमध्य सागर कहते हैं, यहीं पर इसकी लोकेशन है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं पीआईबी वाले पेज की तरफ में और देख लेते हैं पीआईबी की प्रमुख खबरों को। पहली खबर हम देखेंगे भारत में चीता से रिलेटेड। अब चूँकि अंग्रेज़ों के टाइम से लगभग 1980 के दशक से ही हम देखते हैं हमारे देश में से चीते गायब होना चालू कर दिए। अब सरकार चाहती है कि हम जो है फिर से चीतों को हमारे देश में बसाएं, फिर से उनका पुनर्वास हो, ठीक है, उनकी जनसंख्या बढ़े। इसके लिए हाल ही में ये न्यूज़ चर्चा में रही थी कि हमने जो है नामीबिया से कुछ चीते लाए हैं, ठीक है, और उनको जो है अपने मध्य प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर उनको छोड़ा गया था। अभी सरकार की योजना फिर से चल रही है कि अभी कुछ चीते हमें और भी लाना है। तो अगले जो खेप है वो हम जो है दक्षिण अफ्रीका से मंगाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से चीते को भारत में फिर से लाने के लिए अंतर सरकारी एक MOU पर सिग्नेचर हुआ है। मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सिग्नेचर हुआ है। दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य और भारत ने एशियाई देश में चीते को फिर से लाने के लिए सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर करे हैं। इस समझौते के हिसाब से फरवरी 2023 के दौरान 12 चीते, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाएंगे। ये चीते 2022 के दौरान नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के साथ शामिल हो जाएंगे। नामीबिया से हमने कितने चीते लाए हैं, 8, और हम दक्षिण अफ्रीका से लेकर के आ रहे हैं 12। भारत चाहता है कि हमारे देश में चीतों की जो आबादी है वो बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके संरक्षण के महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम होंगे, जिसका लक्ष्य है कई पारिस्थितिक उद्देश्यों को हासिल करना, जिसमें भारत में उनकी ऐतिहासिक सीमा के भीतर चीते की भूमिका को फिर से स्थापित करना और स्थानीय समुदाय की आजीविका संबंधी जो ज़रूरत है उसको पूरा करना।
अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। फरवरी में 12 चीतों के आयात के बाद अगले 8 से 10 वर्षों के लिए सालाना 12 चीतों को स्थानांतरित करने की भी प्लानिंग करी जा रही है। पिछले शताब्दी में हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा, शताब्दी मतलब होता है 100 वर्षों का समय, अवैध रूप से शिकार किया गया। ठीक है, इनका जो हैबिटाट है उसमें भी नुकसान देखने को मिला है। जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल में आग लगना, खेती करना, ठीक है, पेड़ पौधों की कटाई करना, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसके चलते चलते चीते हमारे देश से विलुप्त हो गए थे। चीता को एक पूर्व दायरे वाले देश में फिर से लाने की पहल भारत की सरकार से प्राप्त अनुरोध के बाद ऐसा कदम उठाया जा रहा है। तो ये जो बहुविषयक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसको दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय जैव विविधता संस्थान और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा चीता रेंज विस्तार परियोजना, दक्षिण अफ्रीका में लुप्त प्राय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसके अलावा भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ मिलकर के वानिकी, मत्स्य पालन, पर्यावरण विभाग द्वारा सबके सब मिलकर प्रयास किए हैं, तब जाकर के हम जो है इनको हमारी भूमि पर लेकर के आ पाए हैं। इसके साथ ही साथ प्रमुख जो बिंदु हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में हमने जो चीते लाए थे उनको मध्य प्रदेश के कौन से रिजर्व में या फिर कौन से अभ्यारण्य में हम उनको लेकर के गए थे। तो भारत का पहला जो चीता अभ्यारण्य है वो आखिर कौन बनेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नॉमिनेट किया गया है। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या रहे थे। भारत में एशियाटिक चीता विलुप्त हो चुके थे, अब भारत सरकार फिर से चीता को भारत में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चुना गया है। कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में चीता नामीबिया से लेकर के हम आए थे, मतलब अफ्रीका महाद्वीप से। इस परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार चीता पुनर्वास परियोजना, चीता रीलोकेशन प्रोजेक्ट को 2009 में लेकर के आई थी। हालांकि इस परियोजना को अंतिम रूप से मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में दिया था। इसके बाद बात कर लेते हैं कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की। इसकी स्थापना 2018 में, कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को 2018 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हम चेंज कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अभी हाल में यदि देखा जाए ना तो यहाँ पर तेंदुआ, सियार, चित्तीदार हिरण, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर और 4 सींग वाले हिरण देखने को मिलते हैं। ये सब चीता जैसी बिल्ली प्रजाति के लिए एक बहुत ही आदर्श आधार उपलब्ध कराता है। इसी के चलते चलते चीता को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। लाभ की बात करें तो विशेषज्ञ लोगों का कहना है कि चीता पुनर्वास परियोजना भारत में इको टूरिज्म के लिए जबरदस्त अवसर पैदा करेगी। कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य इसके अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूर पर है, जिसने 2009 में 4,31,000 पर्यटकों को आकर्षित किया था। इसलिए भी इसको हमने चुने हैं कि दोनों पास पास में हैं। ठीक है, एक जगह यदि आप देखने आ रहे हैं तो दूसरी जगह जाने का आपका मन जरूर करेगा क्योंकि दोनों पास में पड़ते हैं। चीता से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी हमें और भी देखना है, जैसे कि हर साल हम 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। चीता के बारे में यदि हम देखें तो चीता बड़ी बिल्ली की प्रजातियों में सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है, जिनके पूर्वजों की उत्पत्ति 5 मिलियन से भी ज़्यादा अधिक वर्ष पहले मियोसीन काल में हुई थी। चीता दुनिया का सबसे तेज भूमि स्तनपायी है जो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। हम जानते हैं कि चीता एकदम दुबला पतला रहता है, थोड़ी सी हाइटेड रहता है, ठीक है, और बहुत ही फुर्तीला जानवर है, बहुत तेज गति से ये भागता है। दुनिया के 7,000 चीतों में से अधिकांश दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में ही पाए जाते हैं। नामीबिया में चीतों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है। चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी है जो अधिक शिकार और निवास स्थान की हानि के कारण भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। तो हाल ही में भारत में 8 चीतों को नामीबिया से हम लेके आए हैं कूनो नेशनल पार्क में।
IUCN की बात करें तो इसको रेड लिस्ट में डाला गया है। और जो अफ्रीका चीता है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में है, और जो एशियाई चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। सिटीज़ की सूची में परिशिष्ट फर्स्ट में, इसको भी परिशिष्ट फर्स्ट में ही रखे हैं। विवरण की बात करें तो ये जो अफ्रीकी चीते हैं ना, तो वन में लगभग 6,500 से 7,000 अफ्रीकी चीते मौजूद हैं, और ईरान में केवल हम देख रहे हैं 40 से 50 इनकी संख्या है। भौतिक विशेषता की बात करें तो इसका आकार एशियाई चीता की तुलना में बड़ा होता है, और ये वाला जो चीता होता है एशियाई चीता, शरीर पर बहुत अधिक फर, छोटा सिर और लंबी गर्दन। आमतौर पर इनकी आंखें लाल होती हैं और प्रायः बिल्ली के समान ही ये दिखाई देती हैं। तो दोनों में कितना अंतर है अफ्रीका और एशियाई चीता में, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं द हिंदू की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख खबरों को। तो पहली न्यूज़ जो हम देखेंगे वो न्यूज़ आई है छत्तीसगढ़ से। बघेल ने अनाउंस किया है मंथली अलाउंस फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार युवक हैं ना, उनको अब अलाउंस दिया जाएगा, ऐसी घोषणा करी गई है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने थर्सडे के दिन कहा है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, उनको दिया जाएगा मंथली अलाउंस इन द स्टेट फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगले वाला जो वित्त वर्ष होगा, उस वित्त वर्ष से हम जो छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगार बच्चे हैं उनको अलाउंस देने वाले हैं। विद असेंबली इलेक्शन शेड्यूल्ड लेटर दिस ईयर। अब चूंकि जो असेंबली के इलेक्शन है ना 1 साल के बाद होने हैं। द मूव इज सीन एज द अटेम्प्ट टू ब्लंट द अपोजिशन भारतीय जनता पार्टीज कॉन्स्टेंट अटैक ऑन द कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर नॉट फुलफिलिंग इट्स 2018 प्री पोल प्रॉमिस फॉर प्रोवाइडिंग एन एम्प्लॉयमेंट अलाउंस और स्टाइपेंड। अब बीजेपी के जो हमले हैं एकदम तेज हो गए हैं। कांग्रेस के ऊपर वो आरोप कंटिन्यू लगाते रही हैं कि चुनाव के पहले तो आपने वादा करे थे कि जो बेरोजगार युवक हैं उनको आप भत्ता दोगे, लेकिन अब वो वादा कहाँ गया। 1 साल के बाद में चुनाव होना है, तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने के हिसाब से भूपेश बघेल की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। मिस्टर बघेल मेड द अनाउंसमेंट ड्यूरिंग हिज स्पीच एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इवेंट इन जगदलपुर। जगदलपुर में 26 जनवरी के कार्यक्रम में ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसी टाइम में इन्होंने इस घोषणा के बारे में लोगों को बताया था। तो इसके अलावा देखिए, चीफ मिनिस्टर ने अपने ट्वीट के माध्यम से क्या कहा था, मैंने अनाउंस किया है अनएम्प्लॉय अलाउंस, किनको, अनएम्प्लॉयड ऑफ द स्टेट एवरी मंथ फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आने वाला जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उस साल से ही मैं आप सभी बेरोजगार लोगों को भत्ता देने वाला हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है रोल आउट की डिटेल नहीं दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर कितना अमाउंट दिया जाएगा, इसके बारे में भी अभी कोई भी जानकारी हमको नहीं मिल पाई है। तो कई लोगों ने क्या कहा है चीफ मिनिस्टर को कि आप फुलफिल करिए रेगुलराइजेशन प्रोमिसेस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड। सबसे बड़ी डिमांड है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करवा रहे हो उन लोगों को परमानेंट करो। अदर आस्क्ड हिम टू पे द अनएम्प्लॉय अलाउंस फॉर द पास्ट 4 ईयर्स। आप पिछले 4 सालों का हमें जो है भत्ता प्रोवाइड करिए। मोस्ट पेविंग देयर कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ 2,500 पर मंथ। ज़्यादातर लोगों का कहना है कम से भी कम हमें 2,500 रुपया महीने का अलाउंस तो मिलना ही चाहिए। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी जो है किस प्रकार से हर स्टेट में अपना दबदबा बनाना चाहती है। लंबे समय से राज्य में भाजपा ने दावा किया है कि ये वो राशि है जिसका वादा राज्य सरकार ने पिछले चुनाव के दौरान किया था, और पिछले साल एक मेगा रैली भी किया था जिसमें मांग की गई थी कि सरकार अपने वादों को पूरा करे। वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने दावों को खारिज कर दिया था कि 2,500 रुपये का हमने किसी प्रकार से वादा किया था। इसके बाद अगली जो न्यूज़ आई है वो भी जो है कुनो नेशनल पार्क से ही आई है। चीतों को कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाया गया है
ताकि इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। लेकिन हम देख रहे हैं ये जो न्यूज़ है इसमें बताया जाता है कि चीते को किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है। क्या नाम रखा गया है? हेप्टोरेनल इन्फेक्शन। वन ऑफ द 8 cheetahs that were flown into Kuno National Park in Madhya Pradesh from Namibia in Southern Africa in September last year has been detected with हेप्टोरेनल इसको एसोसिएट हम किसके साथ में करते हैं? किडनी एंड लीवर का इन्फेक्शन। तो किडनी और लीवर की बीमारी इस चीता को हो गई है, ऐसा ऑफिशियल लोगों का कहना है। इसकी जो पहचान है वो फीमेल चीते के रूप में की गई है। द चीतास कंडीशन हैज़ इम्प्रूव, लेकिन इलाज पानी होने के चलते चलते इसकी जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हमारी है अंतरिक्ष से रिलेटेड। इंडिया का पहला मिशन जो कि अध्ययन करेगा सूरज का, ये चालू हो जाएगा जून जुलाई के महीने से। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो प्लानिंग कर रहा है कि हम लॉन्च करेंगे आदित्य L1 मिशन को जून और जुलाई इसी साल। आदित्य L1 जो है पहला इंडियन स्पेस मिशन है जो कि ऑब्जर्व करेगा सन को एंड सोलर कोरोना को। तो सूरज और जो सोलर कोरोना है उसका अध्ययन किया जाएगा इस आदित्य L1 मिशन के अंतर्गत। इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि सोलर कोरोना आखिर होता क्या है। तो ये जो सन्स का कोरोना होता है ना, वो आउटर मोस्ट पार्ट माना जाता है सन के एटमॉस्फेयर का। सूरज के एटमॉस्फेयर का, सूरज के वातावरण का सबसे बाहरी जो पार्ट है उसको कोरोना कहा जाता है। कोरोना इज नॉर्मली हिडन बाय ब्राइट लाइट ऑफ द सन्स सरफेस। लेकिन सूरज की जो ब्राइट लाइट होती है ना उसको नॉर्मली ये क्या काम कर देती है? कवर करके रखती है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है। आगे और भी डिटेल में इस आदित्य L1 मिशन के बारे में बताया जाता है। देखिए, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, ठीक है, हैंड ओवर सेरेमनी जो हो रही थी उसमें बोल रहे थे। किसकी थी ये सेरेमनी? विजिबल लाइन इमिशन कोरोनाग्राफ VELC पेलोड ऑन थर्सडे said the Aditya L1 mission will be launched by June or July as the launch window for the mission would close by the August। आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। कौन सी कक्षा में हम लॉन्च करेंगे इसको? L1 ऑर्बिट, विच इज़ द फर्स्ट लैग्रेनियन पॉइंट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। L1 ऑर्बिट अलाउ आदित्य L1 टू टूक इट सन कंटिन्यूसली। यदि हम इस कक्षा में इसको भेज देते हैं ना, तो इस कक्षा में भेजने से फ़ायदा ये होगा कि हम सूरज के ऊपर कंटिन्यू नज़र रख पाएंगे। आदित्य L1 में जो है 7 पेलोड रहेंगे टोटल, ऑफ विच द प्राइमरी पेलोड इज विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ठीक है, उसमें से बताया जा रहा है जो प्राइमरी पेलोड है वो क्या है? वो है VELC, डिज़ाइन एंड फैब्रिकेटेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। इसका डिज़ाइन किसने किया है? बेंगलुरु की एक संस्था के द्वारा। इसके साथ साथ में 6 अदर कुछ पेलोड हैं, ठीक है।